हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। ये हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 8 वीडियो है, जिसमें आज हम लोग 15 जून 2023 को शिफ्ट सेकंड में जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Which among the following statement is true about the rise of alternative perspective on India's foreign policy? तो यहाँ पर आपको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, सही है। पहला स्टेटमेंट है, इन द मिड ऑफ 1960s 1960 का जो दशक था, उसमें द स्वतंत्र पार्टी प्रेजेंटेड ए क्लासिकल कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो जो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके लीडर जो थे सी राजगोपालाचारी थे, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, तो उन्होंने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्लासिकल कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव दिया था। तो ये बात जो है तो सही है, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज लीड बाय आई.के. गुजराल। इसको जो लीड किया जा रहा था वो इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा लीड किया जा रहा था। तो ये बात इनकरेक्ट है। इस पार्टी को के जो लीडर थे वो सी राजगोपालाचारी थे, ना कि आई.के. गुजराल थे। The supporters were drawn from the farmer bureaucrats, business community and member of princely families. इस पार्टी के जो सपोर्टर थे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, या प्रिंसली फैमिली के जो लोग थे, राजघराने के जो लोग थे, वो इसके मेंबर थे, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो ये बात भी सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर सी नंबर जो स्टेटमेंट है वो भी आपका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि दे यूनाइटेड इन देयर अपोजिशंस टू नेहरूज फैबियंस इकोनॉमी। तो ये लोग जो एकत्र हुए थे, एक साथ आए थे, वो नेहरू की फैबियन जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके विरोध में एक हुए थे। तो ये बात भी आपकी सही है यहाँ पर स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुआ है, दे बिलीव्ड इन द फोर्सेस ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। यानी जो स्वतंत्र पार्टी के लोग थे, ये मार्केट फोर्सेस पर बिलीव करते थे, और जो प्राइवेट कंपनी इंटरप्राइजेस हैं उनमें भरोसा करते थे, यानी कैपिटलिस्ट वर्ग को सपोर्ट कर रहे थे। इनका जो लुक था वो लिबरल, जो तो क्लासिकल लिबरल व्यू था। तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट ये भी सही है। तो यानी ए, सी, डी और ई जो स्टेटमेंट है आपके करेक्ट है, बी जो है तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सेकंड ऑप्शन ए, सी, डी, ई। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ क्रिटिकल स्कॉलरी मेमोयर इनवायर्ड टू नेहरू। तो इनवायर्ड टू नेहरू जो बुक लिखी गई है, इसके राइटर या ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं आपके स्कॉट रेड। इनके बारे में जान लेते हैं। स्कॉट रेड कनाडियन हाई कमिश्नर थे, जिनको इंडिया में अपॉइंट किया गया था। इनका जो कार्यकाल था 1952 से लेकर 1957 तक, और इन्होंने ही बुक लिखी थी, मेमोयर लिखा था इनवायर टू नेहरू। इनका जो तो रोल कनाडियन डिप्लोमेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। साथ ही साथ इन्होंने कनाडा की जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसमें भी अपनी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा की है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस और नाटो हो गया, यहाँ पर भी इनका अच्छा प्रभाव रहा है, ठीक ना। इन्होंने ही बुक लिखी थी इनवायर टू नेहरू, जिसमें उन्होंने इंडिया में जो टाइम बिताया था, उनका जो एक्सपीरियंस था यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ की पॉलिसी के बारे में, उसको इसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स स्पोक about India's approach towards US and Soviet Union drifting towards a Cold War, as they are our neighbors in Asia and inevitably we shall have to undertake many common tasks and have much to do with each other। किस प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है जो यूएस और सोवियत यूनियन की पॉलिसी के खिलाफ? वो कहते हैं कि ये हमारे नेबर्स हैं एशिया में, और हमें कई सारे कॉमन टास्क हैं जिन्हें पूरा करना है, इसलिए हम लोग एक दूसरे के करीब हैं। तो ये इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू का यूएस के और सोवियत यूनियन के प्रति जो पॉलिसी अपना रहे थे उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट नेम पे विश्वास करते थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे, और वो सोवियत यूनियन की तरफ जो है तो इंडिया का झुकाव दिखा रहा था, उसी के पर्सपेक्टिव में ये बातें बोलते हैं। तो स्टेटमेंट याद रखिए किसके हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग
कॉन्स्टिट्यूट मेंबरशिप क्राइटेरिया ऑफ नैम। तो नैम की मेंबरशिप के लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो आपको बताना है उनमें से कौन सी ये स्टेटमेंट उसके बारे में सही है। द कंट्री शुड सपोर्ट नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो भी कंट्री नैम के मेंबर बनना चाहती है वो इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट्स हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये उसके क्राइटेरिया में नहीं आता, बल्कि उसका लक्ष्य एक हो सकता है, लेकिन उसकी मेंबरशिप की क्राइटेरिया में ये बात नहीं आती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। द कंट्री शुड बी a member of multilateral military alliance concluded in the context of great power conflict। तो जो कंट्री है मेंबर बनना चाहते हैं वो उनको मल्टीलेटरल मिलिट्री अलायंस में जो है तो भाग होना चाहिए। ग्रेट पावर पॉलिटिक्स यानी यूएस और सोवियत यूनियन किसी का हिस्सा होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं था, बल्कि इसके उल्टा बात कर रहे थे कि उन्हें किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ नहीं रहना चाहिए, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के साथ नहीं जाना चाहिए, लाइन नहीं होना है, ना यूएस के साथ ना यूएसए के साथ। ठीक, तो बी स्टेटमेंट ही आपका इनकरेक्ट है, नेम की मेंबरशिप की क्राइटेरिया में नहीं आता। सी स्टेटमेंट दिया है द कंट्री शुड हैव अडॉप्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसी बेस्ड ऑन को एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। तो ये जो है तो नेम की मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया है उसमें ये स्टेट उसके बारे में ये स्टेटमेंट सही है कि जो कंट्री मेंबर बनना चाहती है नेम की, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, वो किसी भी अदर कंट्रीज के दबाव में आके अपने फॉरेन पॉलिसी को नहीं बनाएंगे। तो ये जो है तो क्राइटेरिया है, और साथ ही साथ कोएग्जिस्ट सह अस्तित्व की भावना रखेंगे। डी स्टेटमेंट दिया हुआ इफ द कंट्री हैज ग्रांटेड मिलिट्री बेसिस टू अ फॉरेन पावर द कंसेशन शुड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर कोई भी कंट्री है जो मिलिट्री बेस देती है फॉरेन पॉलिसी फॉरेन पावर को, तो उन्हें भी उनको जो है तो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के जो है तो कॉन्फ्लिक्ट से उनको उसके साथ कंसेशन बनाना होगा। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी उसके क्राइटेरिया में नहीं आता, डी स्टेटमेंट भी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा केवल सी स्टेटमेंट ऐसा है जो मेंबरशिप के क्राइटेरिया के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव इन सपोर्ट ऑफ यूएस इन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन सिंस 2001। तो यहाँ पर आपको इंडिया के कुछ इनिशिएटिव के बारे में दिया है जिसमें इंडिया ने यूएस के स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं इवेंट्स हैं उनमें उनके साथ कोलैबोरेट किया है, उनको सपोर्ट किया है। तो इसमें कौन सी बात नहीं आती, नॉट इंक्लूड है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इंडिया डिड नॉट सपोर्ट यूएस ऑन एंटी टेररिज्म मिशन इन अफगानिस्तान। तो इंडिया जो है तो यूएस को एंटी टेररिज्म मिशन जो उसके यूएस के द्वारा चलाया जाता है अफगानिस्तान में उसमें सपोर्ट नहीं किया जाता, ये बात गलत है, इंडिया उसको सपोर्ट करता है यूएस को। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ही इंक्लूड नहीं है, ठीक ना, तो यही इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इंडिया एक्सप्रेस अपोजिशन टू प्रेसिडेंट बुश डिसीजन टू विड्रॉल फ्रॉम द एबीएम ट्रीटी। तो एबीएम ट्रीटी से जो विड्रॉल हुआ था बुश प्रेसिडेंट बुश का, उसका अपोज कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी का। तो ये बात आपकी करेक्ट है, ठीक ना, तो ये बात आपका करेक्ट है, यहाँ पर ये इंक्लूड है, ठीक। इंडिया वोटेड विद द यूएस एट सितंबर 2005 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कंप्लायंस बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग्स टू डिक्लेयर दैट ईरान वाज नॉन कंप्लायंट ऑफ एनपीटी। तो ये ईरान के खिलाफ ईरान ने जो है तो एनपीटी के नियमों का उल्लंघन किया है, उसके विरोध में इंडिया ने यूएस के साथ मिलकर यानी यूएस के साथ सपोर्ट करके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कंप्लायंस बोर्ड में वोट डाला था। तो ये बात भी करेक्ट है, इंडिया यूएस के साथ खड़ा था इसमें। तो यहाँ पर आपके जो नॉट इंक्लूड है केवल ए स्टेटमेंट आपका नॉट इंक्लूड है, यानी करेक्ट आंसर जो होगा आपका ए नंबर स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी पार्टिसिपेशन एट 6 नेशन 5 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव वाज ए कैंपेन। तो 6 नेशन 5 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव जो था जिसमें राजीव गांधी ने पार्टिसिपेट किया था वो किसके लिए था, तो वो उसका जो लक्ष्य था 6 नेशन 5 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव का कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग है उसको खत्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए। तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो 6 नेशन 5 कॉन्टिनेंट पीस इनिशिएटिव जो था वो न्यूक्लियर टेस्टिंग को बंद करने के लिए था, कि एडवोकेट करता था कि एंड किया जाए न्यूक्लियर टेस्टिंग सभी कंट्रीज के द्वारा।
सिक्स नेशन फाइव कॉन्टिनेंट में जो फाइव कॉन्टिनेंट से कंट्रीज थी उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इसमें इंडिया था जो एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, अर्जेंटीना था जो साउथ अपनी अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्वीडन था यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्वीडन और ग्रीस ये दो कंट्री यूरोप से थी, मैक्सिको था नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा था, और तंजानिया आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ नैम। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के मेंबर नहीं है। तो इसमें आपका साउथ सूडान जो है वो आपका मेंबर नहीं है। जितनी भी अफ्रीकन कंट्री है उनमें से केवल साउथ सूडान को छोड़कर लगभग ऑलमोस्ट सभी कंट्री जो है तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सदस्य हैं, मेंबर हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऐसा एक ग्रुप है जो किसी भी पावर ब्लॉक, मेजर जो पावर ब्लॉक था कोल्ड वार के समय यूएस और यूएसए किसी के साथ अलाइन नहीं हो रहा था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली रूप से, इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस से होती है और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से आते हैं। जो फाउंडिंग मेंबर थे उनमें इंक्लूड किया जाता है इंडिया, यूगोग्लाशिया या इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना। ये 5 कंट्री जो है तो फाउंडिंग मेंबर्स में आती हैं। इनके जो एम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कि प्रमोट पीसफुल को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करना है, साथ ही साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन को करना है, नेशनल डेवलपमेंट को ध्यान देना है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल पावर, यानी किसी भी विदेशी पावर्स के किसी प्रकार का इंफ्लुएंस के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट को आपको बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक ना। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिमेन प्री ऑक्युपाइड विद द कंसर्न अबाउट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनहुड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए को लेकर कंसर्न था इसका, इंडिया का, वो बात करेक्ट है, ठीक ना। इंडिया जो तो नेशनल की इंटीग्रिटी को बना के रखना चाहता था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, साथ साथ अपने जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको भी इंडिपेंडेंट रखना चाहता था। वो किसी भी फॉरेन या मेजर पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता था। सेकंड स्टेटमेंट है द स्ट्रक्चरल लॉजिक ऑफ ग्लोबल बाइपोलर conflict get reflected in the regional bipolar conflict between India and Pakistan। तो जो ग्लोबल बाइपोलर कॉन्फ्लिक्ट है यूएस और यूएसए के बीच, उसको ये देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि जो इंडिया था उसकी अगर देखा जाए तो जो पॉलिसी थी वो लगभग यूएस सोवियत यूनियन की तरफ इंडिया का झुकाव था। उसी प्रकार पाकिस्तान का जो था वो यूएस के प्रति उसका ज़्यादा झुकाव था। तो इस प्रकार यहाँ पर भी वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ग्लोबल लेवल में वर्ल्ड कोल्ड वार के समय चल रहा था यूएस और यूएसए के बीच, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। ये स्टेटमेंट ही आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट है आपके वो करेक्ट दिए हुए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक ना। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी से क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस जो 15 जून 2023 के शिफ्ट सेकंड में आए हुए थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो बराबर आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।